दोस्तों नमस्कार। तो हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूं और सबको गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात के साथ। आज हम अपने सेशन में चर्चा करेंगे नवरात्रि की जो चैत्र का महीना होता है उसकी शुरुआत, नव वर्ष की जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे हम भारत के द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग क्या होता है, राज्य वित्त आयोग क्या होता है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो कि स्टैटिक जीके लेके और करंट अफेयर लेके हम चलेंगे। तो बगैर देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की पहले प्रश्न के साथ। और मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी इस सेशन में देखते हैं आप, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय हमें दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि चूँकि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, चैत्र का महीना शुरू हुआ है और ये शक संवत जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है वो शक संवत पे आधारित होता है, लेकिन हमारा विक्रम संवत है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। अब गुड़ी पड़वा की अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ये हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की बात ही है। कई जगह अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे हिंदी बेल्ट में देख लो तो नवरात्रि के रूप में उत्सव मनाया जाता है। आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, तेलंगाना वगैरह में देख लो तो दूसरा नाम है, जम्मू कश्मीर देख लो तो दूसरा नाम है, लेकिन चीज़ एक ही है कि हिंदू नव वर्ष को मनाने की जो परंपरा है वो, चूँकि विभिन्नताओं का देश है भारत, तो लास्ट में निष्कर्ष एक ही निकलता है कि हिंदी नव वर्ष की मनाने की परंपरा है। क्योंकि जो गुड़ी पड़वा महोत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो पहला दिन होता है चैत्र के महीने का, जिसको हिंदू नव वर्ष की पहला दिन बोला जाता है, उसी दिन इस पर्व को मनाया जाता है कि हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है। क्योंकि हमारा कैलेंडर जो हिंदी नववर्ष का कैलेंडर है वो विक्रम संवत पे आधारित है। हालांकि सरकार इसकी अथॉरिटी, सरकार की जो है, सरकार जिस पे नियम बनाए हुए है वो शक संवत पे आधारित कैलेंडर है, लेकिन जो हमारा पारंपरिक जिसको बोल सकते हैं कि कैलेंडर है वो विक्रम संवत पर आधारित ही है। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार का मनाया जाना महाराष्ट्र में इस बात को इंगित करता है कि वहाँ नव वर्ष की जो शुरुआत होती है, पहला दिन होता है, उसको मनाने के लिए अपना ये त्यौहार मनाते हैं। और जैसे हिंदू नव वर्ष में विक्रम संवत का ये 281वां साल चल रहा है, तो पहला महीना चैत्र का होता है, उसको जो पहला महीने का पहला दिन होता है उसको प्रथमा भी बोलते हैं, परमा भी बोलते हैं और प्रतिपदा भी बोल सकते हैं। इसके कई नाम हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। गुड़ी पड़वा को इसी मतलब गुड़ी पड़वा कह लीजिए या हिंदू नव वर्ष कह लीजिए को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी, जैसे दक्षिण भारत के राज्य देख लो आप, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वगैरह में इसको उगादी नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को उगादी नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसको नवरेह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात फैक्ट्स को नोट करते जाना कि प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि जम्मू कश्मीर में नवरात्रि के पहले दिन को नवरेह कहाँ मनाया जाता है। पहली बात तो ये प्रश्न बनता है, दूसरा क्यों मनाया जाता है। तो हिंदू जो नव वर्ष होता है उसकी शुरुआत के पहले दिन में ही नवरेह महोत्सव मनाया जाता है।
बाकी हिंदी बेल्ट देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, और मान लीजिए अपना राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इस क्षेत्र में इसको नवरात्रि के महोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो सकते हैं, कई और भी है जो मुझसे छूट रहे होंगे, थोड़ा सा आप भी अवलोकन कीजिएगा। हालांकि मैं प्रयास में ये करता हूँ कि कुछ छूटने ना पाए। अब अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं, ये तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो गया, ठीक। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन ग्रह, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? क्योंकि अभी निजी क्षेत्र के लिए भारत में इजाज़त नहीं थी उपग्रह वगैरह लॉन्च करने की, लेकिन कुछ समय से परिवर्तन आया है। जैसे अमेरिका ने स्पेस एक्स वगैरह को अनुमति दी है, और वहाँ प्राइवेट कंपनियों ने बहुत प्रोग्रेस की है। प्राइवेट स्तर पर जो उपग्रह छोड़े गए हैं, स्पेस एक्स को कौन नहीं जानता है। आज की दुनिया में समझ लीजिए कि स्पेस के क्षेत्र में एकदम भूचाल ला दिया जिसने। बात करते हैं हम एलन मस्क की, उसने प्राइवेट क्षेत्र में स्पेस में बहुत अच्छा काम किया, तो उसी तर्ज पे भारत ने भी अपनी कुछ कंपनियों को इसके टेंडर वगैरह दिए हैं। तो जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यहाँ उत्तर मिलता है आपको TASL, ठीक है, जिसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कहते हैं, जो टाटा का ही समूह का एक ग्रुप है। टाटा सन्स कंपनी की सहायक कंपनी है। और इस उपग्रह का नाम क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो TSAT-1A, ठीक है। जो उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा कंपनी द्वारा छोड़ा गया, उस कंपनी का नाम तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। उस उपग्रह का नाम क्या है? तो TSAT-1A इसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, TSAT-1A, ये उपग्रह का नाम है। अब बात आती है कि ये लॉन्च किया गया तो किस जगह के लिए किया गया, कहाँ से किया गया है? तो जो इसको लॉन्च किया गया है, तो ये पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो स्पेस एक्स का नाम आया है, तो उसका इसलिए आया क्योंकि स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फाल्कन 9, उसके माध्यम से ही इसको लॉन्च किया गया है। जगह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर USA से इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही परीक्षा के उपयोग से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसको आप नोट करिएगा। निश्चित रूप से परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही है, स्पेस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पृथ्वी की जब निचली कक्षा में स्थापित होगा, तो ये किस काम में आएगा? प्रश्न ये भी बनता है किस काम में आएगा? तो ये सैन्य संगठन के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, ऐसा स्पेस सेंटर का कहना है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ की केवल इसरो ही इसकी अथॉरिटी रखता था कि वो इस रॉकेट बनाएगा, लॉन्च करेगा वगैरह करेगा, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं, वो भी अपने क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये भी हमें गर्व करवाने वाले कारनामे करके दिखाएं, जैसे हमारे इसरो ने किया है अभी। अब प्रश्न आता है अगला, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्टैटिक जीके के हिसाब से भी देख लो, थोड़ा पॉलिटी के हिसाब से भी देख लो, प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। ये करंट के हिसाब से देखेंगे तो सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर मिलता है आपको कि मनोज पांडे हैं, जो कि जिन्हें नियुक्त किया गया है सदस्य के रूप में। इसमें चूंकि वित्त आयोग होता क्या है, ये संवैधानिक संस्था है, और वित्त आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 280 ये कहता है कि वित्त आयोग होगा जिसका गठन राष्ट्रपति करेगा। इसमें कितने सदस्य होते हैं, प्रश्न वाली बात है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, इनका वेतन वगैरह कितना होता है?
तो इसमें एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग में। मैं केंद्र वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ, अभी राज्य वित्त आयोग की बात बाद में हम करेंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हीं 4 अन्य सदस्यों में से एक सदस्य को नियुक्त किया गया, जिनका नाम मनोज पांडे है, और ये एक अर्थशास्त्री है। होना भी चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा का विवरण इन्हीं के पास रहता है, इन्हीं सरकार को सिफारिशें वगैरह देते हैं। तो देखते हैं कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है। सदस्य तो हो गए जो नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को, लेकिन पहली बात तो कि 16वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, प्रश्न ये बनता है। तो 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया, और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, जो कि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, हर कोई जानता है इनको, और अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है ने। तो इनको अब वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इनको दिया जाएगा, जो कि पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की हमने बात कर ली। 15वें वित्त आयोग की अगर बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह थे। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हीं 4 सदस्यों में से एक सदस्य ये हैं जिनकी नियुक्ति हुई है मनोज पांडे जी की। और आर्टिकल संवैधानिक निकाय चूंकि तो किसी आर्टिकल में होगा, ये भी निश्चित है। तो 280 ये वित्त आयोग जिसकी नियुक्ति हर 5 साल में राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब इसका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। 5 साल से पहले अगर इसको हटाना चाहे तो राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। इसकी प्रक्रिया अलग है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य वित्त आयोग 243 छा जा बा भा, ठीक है, ये अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के, जो कि नगर पालिका, निकाय और ग्राम पंचायतों की सिफारिशों के रूप में राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देता है। ठीक है, उसका कार्य राज्य के स्तर पर काम करना है, इसका कार्य देश के स्तर पर काम करना है, संघ के लिए काम करना है। दोनों का अलग अलग कार्य है। अब बात आती है, अगर नीति आयोग की बात आई है, चूँकि नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया, ये 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते, तो इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो पहले संघ वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951, और इसके अध्यक्ष हमारे KC नियोगी जी हैं। जो कंपटीशन की क्लास पढ़ता है या थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ है तो उसको ये नाम आना ही चाहिए, वो आता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हमारा नीति आयोग हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, संघ वित्त आयोग हो गया। हमने आर्टिकल पर चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न ये आता है कि जो हमने भारत का पहला निजी क्षेत्र का निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कंपनी ने लॉन्च किया था, तो बात जब पहले की आती है, थोड़ा सा उस प्रश्न में कुछ तथ्य जोड़ना हम रह गए थे। तो उसमें अगर हम पहले की बात करें कि भारत में प्रथम, तो जो नई चीज़ें प्रथम हुई हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप कि भारत में प्रथम अभी वर्तमान में क्या क्या हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रथम अंडर वाटर मेट्रो अगर की बात करें भारत में, तो कोलकाता में शुरू की गई। एक और अन्य प्रश्न है जो कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। ठीक है, तो आंसर सुमन कुमार है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई। ठीक है, ये सब पहले वाले प्रथम की बात हम करते हैं। जो मोस्ट मुझे लगा है कि मुझे बताना चाहिए, वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके आंसर बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई।
जिसमें ड्राइवर ही नहीं होगा, ऐसी मेट्रो चलने वाली है, वो बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोपीय देश ऐसे हैं, विकसित देश हैं, भारत को ज़्यादा तजब्बो देते नहीं थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति बदली है, भारत ने अपना प्रभाव दिखाया, तो अब वहाँ के साधन भी, हमारे चीज़ें भी वहाँ स्वीकार होने लगी हैं। तो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला एक देश है, बहुत ही प्यारा मित्र है हमारा, जहाँ से राफेल वगैरह हमने लिए थे। तो उस देश का नाम फ्रांस है, जहाँ पर भारत का यूपीआई मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और ये पहला यूरोपीय देश बना है। दुनिया की पहली 3D मस्जिद, ठीक है, दुनिया की पहली 3D मस्जिद कहाँ बनाई गई है? तो ये स्वाभाविक है, सबका जो अनुमान होगा तो वही सऊदी अरब होगा, क्योंकि वही इतना विकसित है कि वो ये सब चीज़ें कर सकता है। तो जो दुनिया की सबसे पहली 3D मस्जिद बनाई गई है वो सऊदी अरब में बनाई गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े, भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ये दिल्ली में खोला गया, जो कि अपनी राजधानी है। ठीक है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर उड़ीसा मिलेगा आपको। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जहाँ हुआ है उसका नाम उड़ीसा है। और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समान नागरिकता संहिता, चूँकि इससे पहले गोवा में भी है, लागू भी है, लेकिन वो पुर्तगालियों के द्वारा। तो भारत की अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो पहला राज्य उत्तराखंड ही बनता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारे यहाँ से ये 3 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। चौथा प्रश्न है, भारत द्वारा अधिकृत दूसरा बंदरगाह कौन सा है? भारत ने एक बंदरगाह का प्रथम का तो पहले अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन अब हाल ही में दूसरे बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, जो कि हमारे लिए दक्षिण चीन सागर में बहुत मायने रखता है, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उसका नाम सितवे है। और सितवे कहाँ है? अगर ये बंदरगाह अगर हम बात करें तो ये म्यांमार में है। और प्रश्न बनता है कि सितवे बंदरगाह अगर है तो किस नदी पे है? ठीक है, तो कलादान नदी आपने पढ़ी होगी, अगर कभी सुनी होगी, तो कलादान नदी पर सितवे बंदरगाह स्थित है। इसका अधिग्रहण भारत ने कर लिया है। भारत ने $500 का इन्हें $500 इन्हें अनुदान दिया है, ताकि ये इसका विकास कर सकें, और इन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया है। अब बात आती है कि इसकी राजधानी म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा है, हर कोई जानता है, पड़ोसी देश है अपना पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की सीमा जो कि म्यांमार से लगती है। अगर हम इसका क्रम या 4 राज्यों में 4 ऑप्शन देके प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि म्यांमार से सीमा किस राज्य की लगती है। ठीक है, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, ऐसे करके ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम भी हमें जानना जरूरी। तो अगर ऊपर से हम देखें तो पूर्वोत्तर के जो हमारे भारत के राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया सबसे ऊपर, फिर इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसे हम जब नक्शे में देखते हैं ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है, ये इंडिया है। यहाँ से लगा हुआ जो मामला है, ठीक है, उसको ऊपर से नीचे तक अगर हम देखते हैं, उत्तर से दक्षिण, तो पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर लास्ट में मिजोरम। सबसे नीचे मिजोरम में, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। इस मैप की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, इसको भी नोट करना। वैसे हर कोई जानता होगा, मुझे इतना पता है, लेकिन फिर भी नोट कर लेना। और बात करते हैं, अगर ये दूसरा बंदरगाह है जिसे हमने अधिग्रहण किया है, तो पहला बंदरगाह कौन सा है? तो पहला बंदरगाह ईरान का है, शायद बेइज्जती बंदरगाह। ठीक है, जिसे चाबहार कहते हैं, बहुत फेमस रहा है, कुछ दिनों में बहुत चर्चा में रहा है। ईरान से भारत ने अधिग्रहण किया था इसका। ठीक है, चाबहार बंदरगाह है ईरान का। ठीक,
ये प्रश्न का उत्तर यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज चूंकि 10 अप्रैल है, आज ही के दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, या तो उनकी दिवस पूछ लिए जाते हैं या उसकी थीम पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है, 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो जो होम्योपैथी के जनक थे सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्मदिन आज के ही दिन है। उन्हें होम्योपैथी का जन्मदाता पिता कहा जाता है, सैमुअल हैनीमैन को, और उनके जन्म दिवस पे ही होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये तथ्य है। अब ये हैनीमैन कौन है, तो ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ। ठीक है, इन्होंने इसके पीछे बहुत अध्ययन किया और इसको संज्ञान में लेके आए, इसलिए इन्हें होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है, हैनीमैन जी को। इसीलिए 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को हम ले लीजिए उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। ठीक है, और 1 अप्रैल को ही आरबीआई दिवस ही मनाया जाता है। विश्व खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, जो कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए ये दिवस मनाए जाते हैं। अब मैंने एक प्रश्न और लिखा है कि नवरात्रि के प्रथम दिन किसकी पूजा होती है, किस देवी की पूजा होती है, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य जानकारी की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए। तो जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये बहुत ही जानने योग्य प्रश्न है। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ और गुजारिश करूँगा कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और महिलाओं के साथ ऐसे रहें जिसके कारण वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।